प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुनः बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के तहत भारतीय विदेश नीति के तहत प्रमुख समझौतों और सिद्धांतों का विवरण पढ़ रहे हैं। पूर्व के वीडियो लेक्चर में भी हमने इन्हीं सिद्धांतों और समझौतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया था। आज उसी क्रम में हम अगले सिद्धांतों और समझौतों की चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए इन सिद्धांतों और समझौतों को जानना अति आवश्यक है। तो इस क्रम में एक समझौता और सिद्धांत रहा है, वो है लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। आइए आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 1991 में नरसिंह राव सरकार द्वारा शुरू की गई थी ये नीति, और इसका उद्देश्य था भारत द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने। पहला इसका उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को विस्तार देने के लिए, उनको एक्सटेंशन देने के लिए। दूसरा था भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने एवं इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करना रहा है। ये इस नीति का उद्देश्य रहा था। इस नीति के साथ भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा मिली, जिसे कालांतर में वाजपेयी सरकार और मनमोहन सरकार ने जारी रखा था। आशा है आपको लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में ज्ञान हुआ होगा। लुक ईस्ट से आशय आप समझ गए होंगे कि भारत में ईस्ट की ओर जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं और अन्य जो देश हैं, उन देशों के साथ भारत किस प्रकार की विदेश नीति का संचालन करे और उस संचालन में क्या उद्देश्य रहा भारत की विदेश नीति का, उसकी चर्चा हमने अभी की। इसी क्रम में एक दूसरी जो नीति रही है, उसको कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वो जो थी लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व की ओर देखो नीति के उत्तरोत्तर 1914 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह नीति एशिया व प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। आप क्षेत्र समझ गए होंगे किस क्षेत्र में नीति लागू की गई थी? एशिया में और प्रशांत क्षेत्र में, मतलब प्रशांत महासागर के आसपास के जो देश हैं वो और एशिया के देश हैं। इन दोनों देशों के लिए 1914 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 1914 में, तब ये नीति उद्देश्य उनके साथ कैसे सहभागिता विकसित की जाए, उस उद्देश्य से नीति प्रारंभ की गई थी। भारत ने इस नीति के तहत इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कोरिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संपर्क बढ़ाया है। आर्थिक सहभागिता के उद्देश्य से प्रारंभ हुई इस नीति ने आज एक राजनीतिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक आयाम भी हासिल किए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य हम समझें तो 3C के आधार पर समझ सकते हैं। 3C का मतलब कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी। इन तीन उद्देश्यों को लेकर के ये नीति लागू की गई थी। कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी, अर्थात संस्कृति, वाणिज्य और कनेक्टिविटी। इनके साथ भारत और आसियान देशों के मध्य संबंधों को सुधार करना था इन क्षेत्रों में, ताकि इस क्षेत्र में विकास हो सके और लोग समृद्ध हो सकें। इस नीति का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग व सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, साथ ही राजनीतिक, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। इसमें इस क्षेत्र के देशों के साथ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, स्किल डेवलपमेंट, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी के साथ मेक इन इंडिया, जो मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय रहा है, मेक इन इंडिया जैसी पहल पर विशेष फोकस रहा है। तो ये था एक्ट इंडिया पॉलिसी। आप समझ गए हो, पहला था ईस्ट, पहला आप समझ गए होंगे, पहली पॉलिसी का नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी होगी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी किन क्षेत्रों के लिए थी आप समझ गए होंगे, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के देशों के लिए लागू की गई थी। अब इसी क्रम में एक दूसरा विवाद कई बार भारतीय विदेश नीति को पढ़ते समय आता है, वो है सर क्रीक विवाद। ये क्या विवाद है, इसके बारे में विद्यार्थियों को कम पता है। भारत के गुजरात प्रांत एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत, भारत के गुजरात प्रांत एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 60 किलोमीटर लंबी एवं दलदली जमीन के स्वामित्व का विवाद है, जो दोनों देशों के मध्य
1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। यह क्षेत्र खासतौर से किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है? यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के भंडार है तथा एशिया में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ ही साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व है। सर क्रीक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर यह नाम रखा गया था। गुजरात के कच्छ मार्शलैंड के रन और पाकिस्तान के सिंध के बीच विवादित दलदली पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जिसे मूल रूप से बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह धारा सिंध व कच्छ क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों को बांटती हुई अरब सागर में गिरती है। भारत पाक विभाजन के बाद सिंध पाक क्षेत्र में चला गया और कच्छ के क्षेत्र पर पाक अपना अधिकार बताता रहा है। सर क्रीक पानी के कटाव के कारण तथा ज्वार भाटे के कारण पानी का हिस्सा तय नहीं हो पा रहा है, अर्थात ये पूरा एरिया अस्थिर सा है। इसलिए आए दिन मछुआरों को पकड़ने की घटनाएं होती रहती हैं, हम अखबारों में कई बार और न्यूज़ में सुनते हैं, एवं तेल व गैस के दोहन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सर क्रीक विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य देखने को मिलता है, क्योंकि प्राकृतिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि ज्वार भाटा के कारण यहाँ पर ये जो एरिया है, क्षेत्र है, वो अस्थिर सा है। दोनों ही देश अपना अपना इस क्षेत्र पर अधिकार बताते रहे हैं। इसी क्रम में अब दूसरा एक और समझौता रहा है भारतीय विदेश नीति के तहत, वह मेकांग गंगा सहयोग, MGC भी कहते हैं इसको, MGC, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ये क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो 10 नवंबर 2000 को लाओस की राजधानी वियंटाइन में स्थापित परस्पर सहयोग के लिए 6 देश, कौन कौन से 6 देश हैं? भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस व वियतनाम, इनका एक संगठन है ये, जो 4 क्षेत्र इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा व आवागमन की सुविधा, इन पर केंद्रित है ये। इस क्षेत्र की 2 बड़ी नदियां हैं, गंगा और मेकोंग, इनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। बाद में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, जल संसाधन प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और क्षमता निर्माण इत्यादि सहयोग हेतु क्षेत्रों को इस कार्य की योजना में शामिल किया गया है। तो ये इन क्षेत्रों में मेकोंग गंगा सहयोग के नाम से जाना जाता है। एक और भारतीय विदेश नीति के तहत कई बार समस्या की चर्चा आम दिनों में हमें सुनने को मिलती है, अखबारों में भी पढ़ा है आपने, कि चकमा शरणार्थियों की समस्या, ये आखिर क्या है, ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। यह समस्या भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। चकमा जनजाति मूलतः बांग्लादेश के चटगांव के पहाड़ी क्षेत्र की निवासी है। 1960 के दशक में वहाँ कर्णाफुली नदी पर कप्ताई बांध परियोजना के कारण एवं वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय द्वारा धार्मिक उत्पीड़न के कारण यह जनजाति विस्थापित होकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शरणार्थी बतौर घुसपैठ करने लगी। इससे इन राज्यों में विशेषकर मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ये पूर्वी जो क्षेत्र के जो राज्य हैं, कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, इन क्षेत्रों पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव पड़ने लगा और बढ़ने भी लगा। यह जनजाति जो चकमा भाषा बोलती है और बौद्ध धर्म की अनुयायी है, इस क्षेत्र में शरणार्थी के रूप में शिविरों में रहने लगी। 1964 से प्रारंभ यह समस्या भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव का कारण रही। तब से भारत और बांग्लादेश के मध्य अनेक शिखर वार्ताएं हुई, इन शरणार्थियों को वापस करने बाबत होती रही हैं। वहीं वर्तमान में शेष रहे चकमा शरणार्थियों को सीमित नागरिकता प्रदान करने का विषय भी चर्चा में रहा है। तो ये रहा चकमा शरणार्थियों की समस्या जो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख रूप से रही थी। एक और समझौता भारतीय विदेश नीति के तहत अक्सर हम पढ़ते हैं, वो है फरक्का समझौता। अब ये फरक्का समझौता क्या है आखिर? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध के जल बंटवारे को लेकर उपजे विवाद के समाधान हेतु भारत और बांग्लादेश के मध्य दिनांक 12 दिसंबर 1996 को हुआ यह समझौता, जिसमें खास बात यह कही गई थी कि अगर सीजन अच्छा ना होने की स्थिति में भी बांग्लादेश को इस बांध से मिलने वाला जल का 50% जो भाग है वो कम नहीं किया जा सकता। यह समझौता
तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, हल्लनट्टी दौद्देगौड़ा देवेगौड़ा, वह शेख हसीना के मध्य हुआ था। ज्ञातव्य हो कि यह बांध 1975 में बांग्लादेश से महज 10 किलोमीटर के पहले गंगा नदी पर गंगा के गाद को हटाने, हुगली नदी का जल प्रवाह बनाने व कोलकाता बंदरगाह में जल स्तर बनाए रखने, बिहार व झारखंड के भाग में आने वाले भीषण बाढ़ से बचाव हेतु बनाया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो फरक्का ये बांध बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच ये विवाद बना, लेकिन उस विवाद के बाद जो समझौता हुआ, उस समझौते में तय हुआ कि यदि बारिश अच्छी होती है, सीजन अच्छा भी है, तो भी 50% जो पानी है इसका वो बांग्लादेश को देना होगा। ये सारी बातें इस समझौते के तहत हुई और दोनों के मध्य जो तनाव था उसमें कमी आई। आशा है कि इन डिस्कशंस के द्वारा आपको भारतीय विदेश नीति की जो मूल जो नेचर है उसका, जो उसका विकास है, जो उसका क्रम है, वो समझ में आएगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के समझौते और समस्याओं का और समझौतों का हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।